तो फ्रेंड कैसे हैं, स्वागत है आप लोग आदर्श क्लास में। चलिए जीके जीएस का टेस्ट डिस्कशन देखेंगे। आज सेट नंबर देखेंगे 55। ठीक है, पिछले क्लास में 54 नंबर सेट देखे थे। सारे पॉइंट को अच्छे से ईमानदारी से अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखिएगा और सारे पॉइंट जितने भी पॉइंट एक्स्ट्रा लिखाते हैं क्वेश्चन से सारे पॉइंट को कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। लगभग प्रीवियस ईयर जो है पॉइंट दिखाते हैं और वो क्वेश्चन जो बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो आपका तैयारी जो है बहुत बेहतर हो जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बशर्ते कि आप उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि मिकिर पहाड़िया कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बनाइए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई। कहता है मिकिर पहाड़िया कहाँ अवस्थित है। चलिए पहला बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो लिखिएगा अरुणाचल प्रदेश में लिखिएगा पटकाई पहाड़िया। कौन है, पटकाई बूम। पटकाई बूम पहाड़िया कहाँ मिलता है, यह आपको मिलेगा पटकाई बूम पहाड़िया। लिखिएगा पटकाई बूम पहाड़िया कहाँ मिलता है, यह आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा पहाड़ी है, पटकाई बूम। उसके बाद लिखिएगा मणिपुर में। लिखिएगा मणिपुर में जो है मणिपुरी पहाड़ी मिलता है। कौन सा पहाड़ी मिलता है, मणिपुर में। लिखिएगा मणिपुरी पहाड़ी ही मिलता है मणिपुर में। और नेक्स्ट पर लिखिएगा यहाँ पर जो है एक बराक नदी, बराक नदी है जो मणिपुर के। लिखिएगा यह सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी है मणिपुर का। कौन सी है, बराक नदी। ठीक है, और यह मणिपुर में। ठीक है, अगर बात करते हैं मेघालय में तो मेघालय में लिखिएगा, मेघालय में लिखिएगा गारो पहाड़िया। कौन सा पहाड़िया पाया जाता है, गारो पहाड़िया पाया जाता है। कौन से पहाड़ी नोट कीजिएगा, मेघालय में गारो पहाड़िया पाया जाता है। और यहाँ पर जो है गारो पहाड़ी और गारो जनजाति, गारो जनजाति भी जो है निवास करती है। ठीक है, गारो पहाड़ी पर। और यह जो गारो जनजाति जो है यह कृषि करते हैं। कौन सी कृषि करते हैं, तो झूम कृषि। नोट कर लीजिएगा, झूम कृषि। पूछिएगा अगर आपसे पूछिए कि गारो पहाड़िया पर स्थित गारो जनजाति जो है गारो खासी जनजाति है, यह जनजाति भी है, पहाड़ी भी है, मेघालय में पड़ता है। यह जो है झूम की कृषि करते हैं। अब देखिए अब बच गया डी असम। तो मिकिर पहाड़िया जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। लिखिएगा मिकिर पहाड़िया जो है असम में है। और लिखिएगा यह जो है काजीरंगा, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क लिखिएगा यह दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिण में। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसके दक्षिण में स्थित है। कौन है, मिकिर की पहाड़ियां अवस्थित है। अब काजीरंगा जो है वो किसके लिए विख्यात है, काजीरंगा जो है असम में और एक सींग वाले गेंडा के लिए। किसके सींग वाले, एक सींग वाले जो है यह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद नामोरिंग है, देहिंग पटका, ये सभी जो है नेशनल पार्क जो है असम में है। असम में टोटल जो है 7 नेशनल पार्क है। कौन है, 7 टोटल नेशनल पार्क। कितने नेशनल पार्क है, 7 नेशनल पार्क है। और यह जो पहाड़ी मिलता है मिकिर पहाड़िया, यह आपका काजीरंगा नेशनल पार्क के दक्षिण में पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो गया आपका असम हो जाएगा। ठीक है, और मिकिर पहाड़ी पर ही जो है मिकिर पहाड़ी है, उसी मिकिर पहाड़ी पर लिखिएगा मिकिर जनजाति। कौन सी जनजाति पाई जाती है, मिकिर जनजाति जो है पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि मिकिर जनजाति जो है किस राज्य में पाया जाता है, तो आपको असम, क्या असम में। और किस पहाड़ी पर, मिकिर पहाड़ी पर ही। कौन सी पहाड़ी है, तो मिकिर पहाड़ी पर पाया जाता है। कहाँ, असम में। और काजीरंगा के दक्षिण में स्थित है। काजीरंगा एक सींग वाला गेंडे का प्रसिद्ध, असम में जो है टोटल जो है 7 नेशनल पार्क है। ठीक है, सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल है, क्या कहता है, दूसरा सवाल कहता है मेरे भाई कि संकटापन रिटले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन जो है कहाँ देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बनाइए तो। संकटापन रिटले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा जो है समुच्चयन कहाँ देखने को मिलता है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका गहीर माथा। कहाँ हो जाएगा, गहीर माथा में जो है संकटापन रिटले कछुआ के लिए विश्व में जो है सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, बात करते हैं केवलादेव का। लिखे केवलादेव जो है यह साइरस साइन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, साइरस जो है साइबेरियन साइरस के लिए जो है प्रसिद्ध है। कौन है, केवलादेव प्रसिद्ध है। किसके लिए, साइबेरियन साइरस के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर लिखिएगा, अगर आपसे पूछे कि गिर किसके लिए प्रसिद्ध है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा
अगर आपसे पूछे कि गिर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लिखिएगा गिर जो है यह एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगर आपसे पूछे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगर पूछे मिदुमलाई, मिदुमलाई जो पशु विहार है, नोट कीजिएगा पशु विहार, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मिदुमलाई पशु विहार जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, पशु विहार प्रसिद्ध है, तो लिखिएगा यह जो है किसके लिए है? व्याघ्रों के लिए, यानी बाघ के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गिर जो किसके लिए है? एशियाई शेर के लिए है। मिदुमलाई पूछे तो कौन सा किसके लिए है? व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सारे पॉइंट से जैसे ईमानदारी से नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछे, कई पर पूछा गया है, लिखिएगा खंग चंद जेद्दा राष्ट्रीय उद्यान, कई बार एग्जाम में पूछा है। खंग चंद जेद्दा राष्ट्रीय उद्यान, अगर आपसे पूछे खंग चंद जेद्दा राष्ट्रीय उद्यान, तो यह खंग चंद जेद्दा राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है यह कहां पड़ता है? यह लिखिएगा यह आपका पड़ता है सिक्किम में। कहां पड़ता है मेरे भाई? नोट कीजिएगा, यह सिक्किम में पड़ता है। कहां पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। सारे पॉइंट को अच्छे से ईमानदारी से नोट कर लीजिएगा, यह परीक्षा में जो है बार बार जो है टपकता है, ठीक है। तो संकटा ब्रिटले का जो किसके लिए प्रसिद्ध है? एक गही मथा केवला दे जो साइबेरियन साइरस के लिए प्रसिद्ध है। गिर किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद मिदुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछे कि खंग चंद जेद्दा राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है, तो यह आपका पड़ता है सिक्किम में। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है, बनाइए। तीसरा सवाल कहता है कि शंकराचार्य गुरु समिति का संबंध जो है किससे है? कौन सा? शंकराचार्य गुरु समिति। तो देखिए पेट्रोलियम से समिति कौन सा है, तो लिखिएगा पेट्रोलियम से सुंदर राजन, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। उसको लिखिएगा हथकरघा समिति का संबंध जो है किससे है, तो लिखिएगा मीरा सेठ, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? हथकरघा से है, ठीक है। उसके बाद कृषि विज्ञान से तो हो जाएगा शंकराचार्य गुरु समिति, और आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। लेकिन लिखिएगा नायक समिति। कौन सा समिति? नायक समिति का संबंध किससे है? नायक समिति का संबंध जो है लघु उद्योग से संबंधित है, ठीक है। मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग से। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सरकड़िया से, लिखिएगा सरकड़िया समिति किससे संबंधित है, तो लिखिएगा इसका संबंध जो है केंद्र और राज्य से। किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य से संबंधित है, अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, अगर पूछेगा नरसिम्हम समिति, कौन सा समिति पूछेगा? नरसिम्हम समिति, नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है, तो लिखिएगा इसका संबंध किससे है? बैंकिंग से, बैंकिंग और संरचना सुधार से संबंधित है नरसिम्हम समिति। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगर आपसे पूछे भूतलिंगन समिति, क्या पूछेगा? भूतलिंगन समिति। अगर आपसे पूछे कि भूतलिंगन समिति का संबंध किससे है, तो लिखिएगा इसका संबंध जो है वह भैट से। किससे संबंधित है? भैट से। भूतलिंगन समिति किससे हो गया? भैट से हो जाएगा। उसको लिखिएगा एल के झा समिति। अगर पूछे कि एल के झा समिति का संबंध किससे है, तो लिखिएगा इसका संबंध जो है मैन भैट से। किससे है? मैन भैट संबंध किसका है? लेके समिति का संबंध किससे है? मैन भैट से, ठीक है। भूतलिंगन समिति का संबंध किससे है? भैट से संबंधित है। सारे प्रश्न करिएगा, ठीक है। अगर पूछे आर एन मल्होत्रा समिति, लिखिएगा एक और लिखिएगा आर एन मल्होत्रा समिति, इनका संबंध किससे है, तो नोट कीजिएगा बीमा क्षेत्र सुधार से संबंधित है। कौन सा? आर एन मल्होत्रा समिति। तो शंकराचार्य गुरु समिति का संबंध किससे हो गया? कृषि विपणन से हो गया। सारा समिति लिख लीजिएगा, परीक्षा में टपकता। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए चौथा सवाल देखिए क्या कहता है। चौथा सवाल कहता है मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? बने तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बनाइए मेरे भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुक्त व्यापार से संबंधित क्या हो जाएगा?
चलिए, तो चौथा क्वेश्चन कहता है कि मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य होता है। देखिए, मुक्त व्यापार से क्या संबंधित है बनाइए। जिससे मतलब मुक्त व्यापार संबंधित होता है, मुक्त व्यापार मतलब कि आयात और निर्यात पर किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं, कोई बैंड नहीं है, तो यह कहलाता है मुक्त व्यापार है। मतलब आयात कीजिए, निर्यात कीजिए, ऊपर कोई प्रतिबंध आपको नहीं लगेगा, यह होता है मुक्त व्यापार। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं, मुक्त व्यापार के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछे कि व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन सा होता है, लिखिएगा। अगर पूछे आपसे कि अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है, लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी। अगर पूछे प्रमुख प्रहरी कौन होता है, तो वह होता है WTO। कौन होता है? WTO जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी होता है। लेकिन अगर पूछे कि WTO का जो है क्रियान्वित जो है कब से हुआ, कार्यन्वित हुआ, तो लिखिएगा 1995 से। कब से क्रियान्वित हुआ? 1995 से। आंसर हो गया 1995 से। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि मुक्त व्यापार तात्पर्य क्या है? आयात और निर्यात पर प्रतिबंध नहीं, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी WTO होता है, और एक क्रियान्वित कब से हुआ? 1995। ठीक है, सारा प्रश्न कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए पांचवा सवाल पढ़ेंगे। क्या कहता है? पांचवा सवाल कहता है कि किसमा संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी भाषा जो है जोड़ी गया था। चलिए तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बनेंगे तो आप लोग देखिए, ये किसमा जो संविधान संशोधन हुआ था, यह संविधान संशोधन कब हुआ? तो किसमा संविधान संशोधन नोट कीजिएगा, यह हुआ था आपका 1967 में हुआ था, और इसमें जो है सिंधी भाषा जोड़ा गया। सिंधी भाषा, और सिंधी भाषा जोड़ा गया, और 11वीं भाषा था 15वीं भाषा। ठीक है, 1967 में होता है आपका 21वां संविधान संशोधन, और इसके तहत संविधान में सिंधी को भाषा 15वां भाषा के रूप में जो है चुना जाता है। सुना, ठीक है, भाषा जो है चुना जाता है। नेक्स्ट पर लिखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे तो 15 हुआ ना, लेकिन टोटल संविधान में कुल भाषा कितना है? तो कुल भाषा कितना है मेरे भाई? तो कुल भाषा की संख्या कितनी है? 22 है। ठीक है, तो और कहाँ है? तो नोट कीजिएगा, आगे लिखिएगा। 21वां संविधान संशोधन हो गया, 21वां हो गया, उस पर लिखिएगा 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, और इसके तहत जो है 3 भाषा जोड़ा गया। ठीक है, इसका टिक याद रखिएगा, कोनेम। क्या याद रखना है? कोनेम। 21वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ, इसके तहत भारतीय संविधान में कितनी भाषा जोड़ी गई? 3 भाषा जोड़ा गया। कौन सी भाषा? 3। उसका नाम क्या है? कोनेम जुड़ा। अब को से हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा मेरे भाई? कोंकणी। ने से क्या हो जाएगा? तो लिखिएगा नेपाली, और म से क्या हो जाएगा? मणिपुरी। मणिपुरी नोट कर लीजिएगा। जो है कोनेम जुड़ा, और भारतीय संविधान में जो है 1992 के तहत जुड़ा गया। कौन सी भाषा जुड़ा? कोनेम हुआ। को से कोंकणी हो जाएगा, ने से नेपाली, और म से क्या हो जाएगा? मणिपुरी। बस एकदम याद रखना है कोनेम। कौन से याद रखना है? कोनेम। 71वां संशोधन में कौन सी भाषा जुड़ा? कोनेम जुड़ा। कब जुड़ा? 1992 में जुड़ा। ठीक है, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, बस एकदम याद रखना है। नोट कर लीजिएगा, याद हो भी गया होगा आपको। चलिए, तब हो गया 15, आती कितना हो गया? 18 भाषा। 4 और भाषा बच रहा है मेरे भाई। तो और लिखिएगा 92वां संविधान संशोधन 2003। कब? 2003। 92वां संविधान संशोधन जो होता है 2003 में, इसमें 4 भाषा जुड़ते हैं। क्या? इसका टिक पे लिखिएगा, बबलू डोमास खाया। क्या खाया? बबलू जो है डोमास खाया। ठीक है, ब से हो जाएगा आपका बोडो। कौन हो जाएगा? बोडो हो जाएगा। डो से क्या हो जाएगा? डो से हो जाएगा डोगरी। मां से क्या हो जाएगा? लिखिएगा मैथिली। मां से हो जाएगा आपका मैथिली, और स से क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, संथाली। क्या हो जाएगा? संथाली।
तो 12वां संशोधन 2003 के तहत कितनी भाषा जोड़े? 4 भाषा। इसका टिक याद रखना है, बबलू क्या खाया? डोमास खाया। बस हो जाएगा बोडो, बबलूस हो जाएगा बोडो, डोस हो जाएगा डोगरी, मास हो जाएगा मैथिली और स से क्या हो गया? संथाली। टोटल भाषा कितना हो गया? 22 हो गए। तो 12वां संशोधन द्वारा 4 और 71वां संशोधन द्वारा 3 कौन सी भाषा? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। 21वां संशोधन के तहत 1900 कब हुआ? 67 में हुआ। और कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी और कमी भाषा थी, 15वीं भाषा था। ठीक है, सारा पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो आपका आंसर निकल गया होगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 21वां संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी भाषा जोड़ी गई मेरे भाई? तो आंसर आपका आसानी से निकल गया। आंसर क्या हो गया? सिंधी हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 16 में 6 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 6 नंबर सवाल कहता है कि पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ? देखिए, पंचायती राज का शुरुआत जो है राजस्थान के नागौर जिला से होता है। कहां होता है? लिखिएगा, राजस्थान के नागौर जिला से। कब होता है? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जो है शुरू होता है। ठीक है, 11 अक्टूबर 1959 को जो है इसका शुरुआत जो है कहां होता है? आंध्र प्रदेश में। तो पंचायती राज सर्वप्रथम कहां शुरू होता है? राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, और दूसरा राज्य जो है उसके बाद 11 अक्टूबर को शुरू होता है आंध्र प्रदेश। कहां शुरू होता है? आंध्र प्रदेश में शुरू होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो लिखिएगा पंचायती राज से संबंधित कौन सा संविधान है? तो लिखिएगा वह 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे? पंचायती राज से। अगर पूछे कि पंचायती राज का उल्लेख जो है किस अनुसूची में है, किस भाग में है, तो लिखिएगा पंचायती राज का अगर पूछे आपसे कि भाग किस में है, तो लिखिएगा या तो भाग 9 में है। अब भाग 9 हो गया। उसके बाद अगर पूछे अनुसूची, तो लिखिएगा किस अनुसूची में है, तो अनुसूची हो जाएगा आपका 11। ठीक है, अगर पूछे किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल पूछे किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है, तो इसका जिक्र जो है वह 243 में है। और कहां से कहां तक है? क से लेकर 9 तक। 243 में, किस अनुच्छेद में? 243 में है। और क से 9 तक, कहां से? क से 9 तक इसका जिक्र है। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लगा 2 अक्टूबर 1959 को। दूसरा बार 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज संबंधित कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन है। कि भाग किस में उल्लेख है? भाग 9 में है। अनुसूची 11 में हो गया। और अनुच्छेद 243 में क से लेकर 9 तक इसका उल्लेख है। नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा, पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां था जो परीक्षा में बार बार पूछेगा। ठीक है, अगर पूछेगा इनमें से कौन पंचायती राज से संबंधित नहीं थी समितियां, तो नोट कीजिएगा। पहला लिखिएगा बलवंत राय मेहता समिति। यह 1997 में आया था। कब आया था? 1997 में आया था। और यह जो है त्रिस्तरीय था। इसी के अनुसार जो है 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज की व्यवस्था किया गया। दूसरा समिति कौन सा था? दूसरा समिति लिखिएगा अशोक मेहता समिति। यह कब आया था? 1977 में आया था अशोक मेहता समिति। कब आया? 1977 में आया। उसके बाद तीसरा लिखिएगा पीसी राव समिति। पीसी राव समिति कब आया था? 1985 में आया था। पीसी राव समिति कब आया था? 1985 में आया था। और चौथा समिति लिखिएगा एल के झा समिति। कब आया? 1986 में आया। ठीक है, चौथा क्या है? एल के झा नहीं, एल एस सिंधवी होगा ना। एल एस सिंधवी समिति। यह कब आया? 1986 में आया। ठीक है, तो पंचायती राज से संबंधित 3 समितियां। बलवंत राय मेहती समिति कब? 1957 में आया। अशोक राय मेहता समिति 1977 में आया। पीसी राव समिति जो है वो कब? 1985 में आया। और एल सिंधवी समिति कब आया? यह आया सिंधवी समिति 1986 में आया। सारे नोट कर लीजिएगा। यह जो है बार बार पूछेगा इनमें से कौन से पंचायती राज से संबंधित जो है कौन सी समिति नहीं है। ठीक है, तो एल सिंधवी हो गया, पीसी राव हो गया, अशोक मेहता, बलवंत, सारे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए सवाल देखिए क्या कहता है। 7वां सवाल कहता है कि स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थे?
महावीर स्वामी द्वारा विष्णु संघ की स्थापना किया गया था और इसका प्रधान कौन था? तो लिखिएगा इसका प्रधान जो है चंदना था। कौन था? चंदना था। अब आते हैं महावीर से संबंधित महत्वपूर्ण पर सारे पर लिखिएगा। महावीर का पहला तो लिखिएगा जन्म, महावीर का पहला लिखिएगा जन्म। जन्म कब हुआ? तो लिखिएगा 540 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ हुआ? तो लिखिएगा इनका जन्म जो है वैशाली के कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा माता का नाम क्या था? माता का नाम त्रिशला। क्या था? त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला था। ठीक है, पिता का नाम लिखिएगा, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ पिता के नाम था। बचपन के नाम अगर पूछिए तो लिखिएगा बचपन का नाम क्या था? लिखिएगा वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान था। इनका शादी किसके साथ होता है? लिखिएगा शादी यानी इनकी पत्नी कौन बनती है? यशोदा। लिखिएगा यशोदा। और इससे एक पुत्री जन्म लेती है, वो कौन पुत्री है? लिखिएगा अनुजा प्रियदर्शिनी, अनुजा प्रियदर्शिनी। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा इनको ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता है? लिखिएगा जिरिम्बिक के समीप, जिरिम्बिक के समीप जो है वह लिखिएगा तिरुजुपालिका, जिरिम्बिक के समीप तिरुजुपालिका नदी है। और कौन सा वृक्ष है? साल के वृक्ष, साल के वृक्ष। और 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की है, उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिरिम्बिक के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट किनारे और किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर पूछ रहे इनका मृत्यु कब हुआ तो लिखिएगा इनका मृत्यु कब हुआ मेरे भाई? इनका मृत्यु जो है 468 ईस्वी पूर्व में होता है। यह बिहार के कहाँ होता है? आया होता है पावापुरी में। कहाँ होता है? पावापुरी में इनका जो है मृत्यु हो जाती है बिहार में। कब होता है? 468 ईस्वी पूर्व में होता है। ठीक है, वर्ष की आयु में इनके मृत्यु हो जाती है। इन्होंने जो है उपदेश दिए वो प्राकृत भाषा में दिए। किस भाषा में दिए? भाषा जो उपदेश दिए वो कौन सी थी? वह प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। तो क्वेश्चन क्या था? स्वामी की विष्णु संघ की स्थापना कौन थी? तो वह थी चंदना। ये सारे पढ़ कर लीजिएगा, परीक्षा में बार बार जो है महावीर से संबंधित जो है पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है 8वां सवाल। 8वां सवाल कहता है अमित्रघात के नाम से कौन सा शासक जो है प्रसिद्ध है? देखिए अमित्रघात कहेगा या अगर पूछे शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक इस कौन प्रसिद्ध था? दिया था प्रसिद्ध था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार जो है प्रसिद्ध था। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट पर लिखिएगा बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार लिखिएगा, बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी हुआ? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ, उत्तराधिकारी हुआ। और गद्दी पर कब बैठा? तो लिखिएगा 298 ईस्वी पूर्व में यह गद्दी पर बैठता है। और लिखिएगा यह जो है आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदायक का क्या होता है? आजीवक संप्रदाय को यह मानता है। ठीक है, मुख्य अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। उसको लिखिएगा बिंदुसार जो है वह तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ, लिखिएगा तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले जो है सुसीम को भेजता है। ठीक है, सुसीम को भेजता है। उसके बाद किसे भेजता है? अशोक को भेजता है। सुसीम जाता है लेकिन यह जो है नहीं दबा पाता, तो लास्ट में अशोक जाता है और शेख जो है विजय होके लौटता है। अशोक के बारे में पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे सारे पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा वायु पुराण में, लिखिएगा वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा जाता है? भद्रसार, भद्रसार या वरिसार। ठीक है, भद्रसार या वरिसार के नाम से जाना जाता है। किसमें? पुराणों में। किसमें? वायु पुराण में। वायु पुराण में बिंदुसार को बहुत सारे वायु पुराण में कहा जाता है। ठीक है, सारे परीक्षा से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, परीक्षा में जो है बड़ा पूछता है। तो क्वेश्चन क्या था? अमित्रघात के नाम से कौन शासक प्रसिद्ध था?
तो आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा। कौन हो जाएगा आंसर, बिंदुसार हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, आंसर हो गया आपका, निकल गया बी नंबर। सारे पॉइंट इसके सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है 9वां, कहता है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य तापमान, कौन सा तापमान, परम शून्य तापमान होता है। तो देखिए परम शून्य तापमान जो होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम संभव तापमान, अगर पूछे कि न्यूनतम संभव तापमान तो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा आपका 273 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, 273 डिग्री सेल्सियस को जो है संभव जो है न्यूनतम तापमान जो है माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर लिखिएगा। लेकिन अगर पूछे कि निम्न तापीय परीक्षण जो किया जाता है, नेक्स्ट पर लिखिएगा, निम्न तापीय परीक्षण जो किया जाता है वो कितने ताप पर किया जाता है, -196 डिग्री सेल्सियस पर। निम्न तापीय जो परीक्षण किया जाता है वो -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। पानी का जमाव बिंदु की बात करते हैं, तो पानी का जमाव बिंदु डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट में देखिए, डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 32 डिग्री। क्वथनांक की बात करते हैं तो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में होता है 100। फ़ारेनहाइट में अगर डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगर र्यूमर में पूछेगा तो 80 र्यूमर होता है। कितना होता है, र्यूमर में पूछेगा पानी को कितना होता है, 80 र्यूमर होता है। ठीक है, मानव शरीर की अगर तापमान पूछे तो तापमान कितना होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लेकिन फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर पूछे केल्विन में कितना होता है, 310। कितना होता है, केल्विन पानी में 310 केल्विन होता है, इसमें डिग्री नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य तापमान कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 273 डिग्री सेल्सियस। चलिए सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए -273 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या करता है, 10वां सवाल कहता है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोरे, जब प्रकाश रासायनिक धूम कोरे का निर्माण होता है तो धूम कोरे में जो है कौन सा गैस जो उत्पन्न होता है, तो धूम्र कोहरे में कौन सा गैस होता है, O3 यानी ओजोन गैस जो है उत्पन्न होता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 11 में कहते हैं, निम्नलिखित में से किसका लवण पटाखों में लवण उत्पन्न करता है। देखिए पटाखों में जो लवण उत्पन्न करता है वह स्ट्रांसियम और कौन करता है, बेरियम उत्पन्न करता है। स्ट्रांसियम के कारण पटाखों में कौन सा रंग उत्पन्न होता है, लाल रंग उत्पन्न होता है। और लिखिएगा बेरियम के कारण कौन सा रंग होता है, हरा रंग होता है। जब पटाखे फोड़ते हैं तो कभी जो है पटाखा किस में होता है, लाल रंग का उत्पन्न करता है या हरे रंग। तो लाल रंग के कारण कौन सा स्ट्रांसियम होता है, और हरा रंग जो है बेरियम के कारण होता है। तो क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किसका लवण पटाखे में लवण उत्पन्न करता है। तो कौन हो जाएगा, स्ट्रांसियम हो जाएगा और बोरॉन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है 12 नंबर के प्रशीतन की अवशोषण में समानता किसका प्रयोग करते हैं। तो प्रशीतन समानता अवशोषण में किसका प्रयोग किया जाता है, अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अमोनिया NH3 का प्रयोग जो है किया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बाद लिखिएगा, इसका प्रयोग और कहाँ होता है तो लिखिएगा बर्फ बनाने में, दूसरे बात लिखिएगा यूरिया और अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा अमोनियम सल्फेट हो गया निर्माण करने में। उसके बाद लिखिएगा विस्फोटक पदार्थ बनाया जाता है एवं कृत्रिम रेशा, विस्फोटक पदार्थ एवं कृत्रिम रेशा निर्माण में भी किसका प्रयोग किया जाता है, अमोनिया शुद्ध क्या NH3। तो प्रश्न में आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा सारे पॉइंट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 13 नंबर सवाल क्या कहता है,
तरह में सवाल कहता है निम्न में से कौन जो है खाने योग्य कवक है। देखिए कुछ कवक जो है खाने योग्य कवक होते हैं, जैसे लिखिएगा रोमेडिया, कौन सा रोमेडिया है, उसके बाद क्लेबिसिया, उसके बाद लिखिएगा एगारिकस, कौन सा एगारिकस, ये सभी जो है खाने वाले होते हैं। उसके बाद लिखिएगा लाइकोपर्गन, कौन सा लाइकोपर्गन, उसके बाद मोरचेला एस्कुलेंडा, यह सभी को जो है ना खाने में प्रयोग किया जाता है मशरूम के तौर पर। तो निम्न में से कौन सा खाने योग्य कवक होगा, तो आपका आंसर निकल गया होगा, मशूरा एस्कुलेंडा ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है 14 नंबर की पक्षियों द्वारा परागण, जो परागण पक्षियों के द्वारा होता है, कुछ किस पटक के द्वारा, जानवरों के द्वारा होता है, डिमोफिली कीट पतंगों के द्वारा होता है डिमोफिली, तो उसी तरीके से पक्षियों द्वारा जो परागण होता है जल के द्वारा होता है तो हाइड्रोफिली, हवा के द्वारा होता है तो एरोफिली, इस तरीके से पक्षियों के द्वारा जो होता है उसे कहते हैं ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है द कॉमन लेंथ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन हो जाएगा, रामचंद्र गुहा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, रामचंद्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अवतार सिंह के क्या है, नेहरू तिब्बत एंड चाइना, नेहरू तिब्बत एंड चाइना किसका है, यह अवतार सिंह भसीन का है, किसका है, अवतार सिंह भसीन का है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामचंद्र गुहा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। कहता है बिशप शब्द का संबंध किस खेल से है। देखिए बिशप शब्द का संबंध किस खेल से है, तो इसका शतरंज से, बिशप और गैम्बिट, बिशप और गैम्बिट दोनों शब्द का संबंध किससे है, गोल्फ से, शतरंज से संबंधित है, किससे हो जाएगा, शतरंज से संबंधित है। उसके बाद गोल्फ लिखिएगा आयरन शब्द, कौन सा शब्द, आयरन शब्द किससे संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है, कौन सा खेल है, आयरन शब्द जो है गोल्फ से है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा टेनिस से जो है कले कोट, कले कोट का संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है टेनिस से है। ठीक है, और पोलो का लिखिएगा मेटेल शब्द, मेटेल जो शब्द है इसका संबंध किससे है, पोलो से। ठीक है, मेटेल शब्द का संबंध किससे है, पोलो से है। गोल्फ का आयरन और कले कोट का संबंध जो है लॉन टेनिस से है। ठीक है, अगर पूछिए आपसे कि नेहरू ट्रॉफी, अगर पूछे कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से है, तो लिखिएगा फुटबॉल से, किससे है, फुटबॉल से। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत में निर्मित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम सिद्धि है, और विश्व के जो 500 सुपर कंप्यूटर में परम सिद्धि को कौन सा स्थान दिया गया है, हाल ही में 89वां स्थान जो है दिया गया, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, लेकिन अगर आप पूछिए कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर पूछिए, देखिए भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो था उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ, क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था, क्या नाम था, सिद्धार्थ था। ठीक है, चलिए तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, परम सिद्धि सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, 89वां स्थान, विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुकोकू है जापान का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है 18 में कि भारतीय दर्शन का प्रारंभिक शाखा है, तो भारतीय दर्शन का प्रारंभिक शाखा क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा शांख। भारत का सबसे प्रारंभिक शाखा, या पूछेगा कि भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा शांख। सबसे प्राचीनतम भी है, कौन सा है, शांख दर्शन जो है सबसे प्राचीनतम दर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट पर लिखिएगा, नेक्स्ट पर लिखिएगा शांख, यह जो दर्शन है के प्रतिपादक कौन है, तो लिखिएगा कपिल, शांख दर्शन के कौन हो जाएगा, कपिल हो जाएगा। नेक्स्ट पर लिखिएगा
अगर आपसे पूछे योग का कौन हो जाएगा, तो योग का हो जाएगा पतंजलि। योग का कौन हो जाएगा, पतंजलि हो जाएगा। नेक्स्ट में लिखिएगा, अगर पूछे कि वैशेषिक का, जो वैशेषिक है इसके प्रतिपादक कौन हो जाएगा, वैशेषिक का लिखिएगा, यह हो जाएगा कनाद। कौन हो जाएगा, वैशेषिक का कनाद हो जाएगा। उस पर लिखिएगा। अगर आपसे पूछिए मीमांसा, मीमांसा का कौन हो जाएगा, मीमांसा का हो जाएगा जैमिनी। कौन हो जाएगा, जैमिनी। आप पूर्व मीमांसा पूछिएगा तो उसका हो जाएगा बदरायन। पूर्व मीमांसा पूछेगा तो उसका बदरायन। मीमांसा का क्या हो जाएगा, जैमिनी हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा, नेक्स्ट पर लिखिए, अगर पूछे लोकायत, लोकायत का कौन हो जाएगा, तो लोकायत का हो जाएगा चौवार्क। कौन हो जाएगा, लोकायत का चौवार्क हो जाएगा। सारे पढ़ अच्छे से नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में बार बार जो है पूछता है। तो लोकायत दर्शन के कौन था, ये लोकायत दर्शन का चौवार्क हो जाएगा। योग के पतंजलि, वैशेषिक के कनाद हो जाएगा, मीमांसा का जैमिनी, और मीमांसा पूछेगा तब बदरायन। ठीक है। भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन जो है वह सांख्य दर्शन है। इसके प्रतिपादक कपिल थे। भारत का प्रारंभिक दर्शन हो जाएगा सांख्य दर्शन हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए सवाल देखिए 19 नंबर। कहता है सार्स का पूरा नाम क्या था, सार्स का फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसका क्या होता है, सेवर एक्यूट स्पेसिस सिंड्रोम। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। कौन हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। उसका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये किसका फुल फॉर्म है, तो लिखिएगा यह जो है, यह जो किसका है, तो लिखिएगा पीपीटी किट जो था कोरोना के काल में जो संबंधित था, टेस्ट से संबंधित था, पीपीटी किट। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है। उसके बाद लिखिएगा रियल टाइम पॉलीमेराइज चैन रिएक्शन, यह किसका फुल फॉर्म होता है, तो लिखिएगा आरटीपीसीआर। कोरोना से संबंधित है आरटीपीसीआर, रियल टाइम पॉलीमेराइज चैन रिएक्शन। ये किसका फुल फॉर्म है, आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म है। ये सारे पढ़ कर लीजिएगा, चर्चित है, परीक्षा में टपक सकता है फुल फॉर्म। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 20वां कहता है कि मनुष्य किस प्रकार को सर्जित, मनुष्य क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो ये मनुष्य जो है किसका कौन सा आ जाएगा, यूरियोटोलिक के अंतर्गत आ जाएगा। मनुष्य जो है किस प्रकार का उत्सर्जित जीव है, तो ऐसा क्या हो जाएगा, यूरियोटेलिक का हो जाएगा, यूरियोटोलिक। ठीक है। यह था आज का 20 महत्वपूर्ण सवाल था मेरे भाई। सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी में और बार-बार रिवीजन कीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छा और पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।